स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूथ लैब एकेडमी में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। आज उसके आगे का पढ़ेंगे। डॉक्टर कमल रानाडीव जो कि एक साइंटिस्ट हैं और एक बायोमेडिकल रिसर्चर है, उन्होंने कैंसर पे स्टडी किया और पाया कि हार्मोन्स एंड वायरसेस किस तरह से आपस में लिंक्ड होते हैं। इन्होंने इसके ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन पे भी वर्क किया। साथ में ये बताया कि टोबैको डाइट एंड पोल्यूशन कैन रेज द रिस्क ऑफ कैंसर, ये कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकती हैं। और उन्होंने हेल्दी लाइफ स्टाइल की इंपॉर्टेंस को भी समझाया। हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिसीजेस, आपने ये फ्रेज सुना होगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्योरनेस से प्रिवेंशन ज़्यादा बेटर होता है। ये आपको कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस दोनों से ही प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, उड़ीसा में एक भद्रक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कम्युनिटी सैनिटेशन कैंपेन शुरू किया गया, जहाँ पर लोगों को टॉयलेट की यूजेस समझाए गए, बनाए गए टॉयलेट्स, जिससे कि ओपन डिफिकेशन जो थे वो धीरे धीरे कम होने लगे, चाइल्ड हेल्थ इंप्रूव हुई और डायरिया एंड इन्फेक्शंस के केसेस जो थे वो बहुत कम हो गए। इस तरह से छोटे छोटे स्टेप से ही लेकर के बहुत ज़्यादा बड़ी बिग चेंजेस लाए सकते हैं। एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिसीज़, हमारी बॉडी में एक एबिलिटी होती है जो कि डिसीज से फाइट करती है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। द नेचुरल एबिलिटी ऑफ अवर बॉडी टू फाइट डिसीज इज नोन एज इम्यूनिटी। आपने इम्यूनिटी के टर्म के बारे में कई बार सुना होगा, इसकी इम्यूनिटी वीक है, इसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। ये आपकी बॉडी की एक नेचुरल एबिलिटी होती है डिसीज से फाइट करने की, इसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। अवर बॉडी हैज़ अ स्पेशल सिस्टम, हमारी बॉडी में एक स्पेशल सिस्टम होता है जो कि डिसीज से फाइट करने के लिए हमारी बॉडी की हेल्प करता है। आपने कभी सुना होगा, आपको जब बच्चे रहे होंगे तो आपको वैक्सीन वगैरह लगी होंगी, या आपको इंजेक्शंस लगे हैं या ड्रॉप्स, आपने पोलियो ड्रॉप्स सुने हुए हैं। तो पोलियो, मीजल्स, टिटनेस या हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों की आपको वैक्सीन्स लगी हुई हैं। ये वैक्सीन्स क्या होती हैं? ये वैक्सीन होती हैं जो कि हमको वायरस एंड बैक्टीरिया के सीरियस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती हैं। एक वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन जो होती है इसमें डेड या वीक जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस आपने पढ़ा था कि आपकी डिसीज़ को कैरी आउट करते हैं। ये जो वीक या डेड पैथोजेंस होते हैं आपकी बॉडी में इंजेक्ट करवाए जाते हैं। वैक्सीन हेल्प अवर बॉडी फाइट सर्टेन डिसीजेज, जिस डिसीज़ की आपको वैक्सीन लग रही है उस डिसीज़ के ही वीक या डेड पैथोजेंस आपकी बॉडी में इंजेक्ट कराए जाते हैं, जिसके आपकी इम्यून सिस्टम जो है उस वायरस को या बैक्टीरिया को रिकग्नाइज कर ले कि वो किस तरह का है और ट्रेंड हो जाए कि उसे किस तरह से इसके अटैक से अपने आप को बचाना है। ठीक है। एंड प्रोवाइडिंग व्हाट इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और उसके हिसाब से इम्यूनिटी एक्वायर्ड आपकी जो इम्यूनिटी चाहिए है वो मिल जाए। प्रोटेक्शन डेवलप्ड आफ्टर एक्सपोजर टू अ पैथोजन और अ वैक्सीन, तो इस तरह से आपको वैक्सीन के थ्रू उस पैथोजन से प्रिवेंशन दिया जाता है ना। ये प्रिवेंशन है, आपको हुई नहीं है वो डिसीज, लेकिन आपको पहले से ही उस डिसीज से प्रिवेंशन दिया जा रहा है। यही प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक टिटनेस, जब आपको कभी कोई चोट लग जाती है, लोहे से लग रही है या आपको कहीं भी छिल गया है, तो आप टिटनेस का इंजेक्शन लगाते हैं। ये क्या कर रहा होता है, ये टिटनेस बैक्टीरिया जो है उससे आपको पहले से ही प्रिवेंशन दे देता है, जिसकी आपकी बॉडी को टिटनेस ना हो उसके लिए पहले से ही इसमें प्रिवेंशन दिया जाता है। डू यू नो व्हेन द फर्स्ट वैक्सीन वाज डिस्कवर, फर्स्ट वैक्सीन कब डिस्कवर की गई थी? बहुत समय पहले 1700s में एक डिसीज़ आई थी, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स एक ऐसी डिसीज़ थी जो कि बहुत जल्दी फैल रही थी और इससे बहुत सारे लोग मर भी रहे थे। तभी उसी समय में एक माइल्डर डिसीज़ भी आई थी, काउ पॉक्स, जो कि काउस में दिखती थी और साथ में कुछ ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर रही थी। तो एक इंग्लिश डॉक्टर थे एडवर्ड जेनर, उन्होंने डिस्कवर किया कि जिन लोगों को काउ पॉक्स है उनको स्मॉल पॉक्स इफेक्ट नहीं कर रहा। तो जब उनकी ये थ्योरी थी, इसी थ्योरी से फर्स्ट वैक्सीन का इन्वेंशन हुआ। उन्होंने देखा कि जो काउ पॉक्स वाले जैसे जो मिल्क मेड हैं, ये देखिए जेनर रोजर दैट मिल्क मेड जो कि काऊ का दूध निकाल रहे हैं, वो स्मॉल पॉक्स से उनको इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो उन्होंने काऊ पॉक्स के जो पस है उसको ब्लिस्टर, काऊ पॉक्स में भी ब्लिस्टर यानी छाले जैसे हो रहे थे, उसके पस को निकाला और उन्होंने देखा कि उससे ही स्मॉल पॉक्स, वो देखिए दिख रहा है आपको ड्राइंग में, यहाँ पर उन्होंने एक बॉय में उसको इस तरह से इंजेक्ट किया, राइट। यहाँ पर इंजेक्ट किया उन्होंने काउपॉक्स के सेप को, जिससे फिर उसको ये उन्होंने नोटिस किया कि धीरे से जब वो स्मॉल पॉक्स के एक्सपोजर में गया उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो ही फाउंड दैट पीपल हु वर इन्फेक्टेड विथ काउपॉक्स वर नाउ रेजिस्टेंट टू स्मॉल पॉक्स, उनमें स्मॉल पॉक्स के लिए रेजिस्टेंस आ गया। तो मास वैक्सीनेशन यहाँ पर हेल्प किया उसने स्मॉल पॉक्स को फैलने से। तो यहाँ पे इंडिया में भी इसी तरह से
पहले से चला करता था, लॉन्ग बिफोर मॉडर्न वैक्सीन के पहले एक ट्रेडिशनल मेथड होता था जिसे हम कहते थे वेरियोलेशन। यहाँ पे भी स्मॉल पॉक्स के लिए प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया गया। यहाँ पर एक मटेरियल लेते थे, स्मॉल पॉक्स सोर जो था, स्मॉल पॉक्स के जो छाले होते थे वहाँ पे इनको स्क्रैच करके उस चीज़ से उसको दूसरे से टच करा देते थे, तो जिससे क्या होता था, दूसरे को माइल्ड इन्फेक्शन होता था और उसकी इम्यूनिटी जो थी वो बिल्ड हो जाती थी। जो लोग ऐसा काम करते थे उन्हें हम टीकेदार कहते थे। टीकेदार के ही शब्द से बना टीका, बच्चों को टीका लगाते हैं, इंग्लिश में वैक्सीन लगाते हैं। तो ये टीकेदार वर्ड कहाँ से आया? जब पुराने समय में ये टीकेदार ही होते थे जिन्होंने स्मॉल पॉक्स से एक वैक्सीन जैसा ही उन्होंने क्रिएट किया हुआ था, जिसे हम टीकेदार कहते थे। तो इस तरह से फर्स्ट वैक्सीन का इन्वेंशन हुआ। सो वैक्सीन आर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रोटेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस। वैक्सीन एक बहुत इफेक्टिव वे है जो लोगों को, पूरे हर एज के लोगों को बहुत ही प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉम इन्फेंट्स टू एडल्टली, और बहुत ज़्यादा मेनी सीरियस डिसीज़ के लिए। दे हेल्प प्रिवेंट इलनेस, रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस को फैलने से रोकता है और कई लोगों की हर साल जान बचाता है। So that vaccines are preventive, not curative. They can help minimize serious disease before they happen. ये जो serious disease है उसके इफेक्ट को कम करता है उसके होने से पहले, but do not treat them once someone is already sick. अगर कोई पहले से ही बीमार है, उस चीज़ डिसीज से हो चुका है, अब आप उसको वैक्सीन लगाएंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रिवेंशन है, क्योरनेस नहीं है, राइट। सम पीपल में फियर और डाउट वैक्सीन, उनको वैक्सीन लगाने में डर लगता है या वो डाउट्स होते हैं उनको, बट साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स केयरफुली टेस्ट दैम फॉर सेफ्टी। ये वैक्सीन लगने से पहले ही साइंटिस्ट और डॉक्टर्स जो होते हैं वो उसे बहुत ही पहले सेफ्टी के थ्रू बहुत ज़्यादा टेस्ट करते हैं, बहुत टेस्टों के बाद में ही ये वैक्सीन आपको लगती हैं, ठीक है। आपको पता है अभी बहुत 2019 में आई थी कोविड-19, ये बहुत बड़ा पैंडेमिक था। उस समय हमारे इंडिया ने भी बहुत सारे वैक्सीन्स को मासिव स्केल्स में बनाया और कई कंट्रीज़ में इसको सप्लाई किया, और हमारी वैक्सीन जो थी हमारे इंडिया में जो बनी थी उससे काफ़ी हमको कोविड-19 में रिलीफ भी मिला। डॉक्टर महाराज किशन भान जो कि एक डॉक्टर हैं और साइंटिस्ट हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी हैं। उन्होंने साइंस के लिए बहुत ज़्यादा इनोवेशन किए और उन्होंने रोटा वायरस, एक वैक्सीन थी जिसको डेवलप किया। ये क्या करती है? विच प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस फ्रॉम डायरिया। डायरिया एक कॉमन डिसीज़ है जो छोटे बच्चों को ज़्यादातर होती है। ये जो वैक्सीन है बच्चों को इस बीमारी से बचाती है। ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेज, इफ अवर इम्यून सिस्टम फेल्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट एन इन्फेक्शन, अगर हमारे इम्यून सिस्टम जो है एक इन्फेक्शन के अगेंस्ट फेल हो जाता है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हम बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट। वी फॉल इल एंड नीड टू विजिट अ डॉक्टर। अब डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स देगा, मेडिसिन देगा। एंटीबायोटिक्स आपने नाम सुना होगा। एंटीबायोटिक का काम है बैक्टीरिया को मारना। जिस डिसीज़ का आपको बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तभी, सो एंटीबायोटिक वर्क्स ओनली अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक तभी काम करेगा जब आपको बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, यानी बैक्टीरिया के थ्रू कोई डिसीज़ हुई है। अगर आपको वो डिसीज़ किसी वायरस के थ्रू हुई है या प्रोटोजोआ के थ्रू हुई है, तब आपको एंटीबायोटिक कोई भी वर्क नहीं करेगा आपकी बॉडी में। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन डिस्कवरी की गई थी। पेनिसिलिन डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में 1928 में। ये एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में देखा कि जो उनकी एक डिस्कार्डेड पैट्री रखी थी उसमें बैक्टीरियाज ग्रो हो रहे थे, वहीं पर एक मोल्ड जो था, वहाँ पे मोल्ड ने उस जो धीरे धीरे जो बैक्टीरिया इन्फेक्टेड हो रहे थे उसके स्टॉप कर दिया उसकी ग्रोइंग। तो उन्होंने देखा कि जो मोल्ड है वो एक सब्सटेंस रिलीज कर रहा है जो कि बैक्टीरियाज को मार रहा है। इस तरह से पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक का डिस्कवरी की गई, जो कि फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए आगे बहुत काम आई। तो एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड हैव सेव मिलियंस ऑफ लाइफ सिंस देयर डिस्कवरी। तो जब ये डिस्कवरी हुई एंटीबायोटिक की, उसके बाद उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। बट नाउ अ डेज देयर आर न्यू हेडलाइंस अबाउट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब हम एक नई हेडलाइन पढ़ते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये क्या है? This is a phenomena where bacteria that were earlier killed by a given antibiotic are found to survive and multiply despite treatment in with the antibiotic. ये एक फिनोमेना है जहाँ पर आपने जिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपको एंटीबायोटिक दी गई है, वो उस समय तो वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन फिर भी वो आपकी बॉडी में सर्वाइव कर रहा है। ना कि सिर्फ सर्वाइव कर रहा है बल्कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी से आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट हो रहा है, और अब उसको उस एंटीबायोटिक का कोई भी असर नहीं हो रहा है, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है, इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण जो कॉमन सी डिस्फेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रीट करने में हार्डर हो जा रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहे हैं, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस हो रही है, इवेंटली डेथ भी हो जा रही है।
तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है क्या? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जब आप किसी डॉक्टर के पास विजिट करते हैं और आपको एक करेक्ट डोज देता है डॉक्टर, व्हेन प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर इन द करेक्ट डोज, और फॉर द राइट ड्यूरेशन, आपको कितने दिन तक वो डोज देने हैं एक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, बट आप क्या करते हैं, आप उस डोज को कंप्लीट नहीं करते। जैसे कि आपको 5 दिन का डोज लिखा है डॉक्टर ने, आप 3 दिन तक उसे लेंगे, आपको बेटर फील होगा और आप उसको डोज को लेना बंद कर देंगे, आप मेडिसिन लेना बंद कर देंगे कि बस हम ठीक हो गए, अब हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करने में क्या होता है, जब उसने 3 दिन आपने वो दवाई खाई, एंटीबायोटिक ली, आपको उस दवाई के कारण आपके जो बॉडी में बैक्टीरियाज थे वो थोड़े से वीक हो गए, आपको उतना अब आपकी बॉडी में इफेक्ट नहीं डाल रहे, आपको लग रहा है आप अंदर से ठीक हो गए, बट अब वो बैक्टीरिया आपने 3 दिन के बाद दवाई लेना बंद कर दी, वो पूरी तरह से ख़त्म तो हुए नहीं है, वो सिर्फ वीक हुए। अब वो जब वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए तो वो वापस से क्या होंगे, वापस से वो और स्ट्रांग बनेंगे। जैसे भी अभी आपने पढ़ा, वैक्सीन्स किस तरह हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है, तो बैक्टीरिया भी है जो वो भी एक लिविंग थिंग है, तो वो भी इसी तरह उसका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो गया उस एंटीबायोटिक के कारण। अब वो उस एंटीबायोटिक का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा और वो सर्वाइव तो कर ही रहा है, साथ में बहुत जल्दी स्प्रेड आउट भी हो रहा है आपकी बॉडी में, और जो कॉमन डिसीज थी उसको और कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। ठीक है, तो यही है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जिसके कारण आपकी एक छोटी सी गलती, आप ले नहीं रहे हैं, पूरे डोज नहीं ले रहे हैं, और वो एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में क्रिएट हो रहा है, जिससे कि अब आपको वो दवाइयाँ इफेक्ट नहीं कर रही हैं, तो ये आपकी बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है। और दूसरी चीज़, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और किस तरह से फैलता है, कभी कभी हमें कुछ बीमारी हुई, हमें पता है कि यार ये बीमारी ये दवाई लेने से ठीक हो जाएगी, और आपने बिना डॉक्टर को दिखाए, आपको लग भी नहीं रहा है कि आप उतनी ज़्यादा उसमें, और आपने अपने आप जाके वो दवाइयाँ ले आते हैं। जब आप वो अपने आप जाके दवाइयाँ ले आते हैं, तब फिर अब आपने बिना बात के वो दवाइयाँ खा ली, है ना, तो इसके कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। सो अवॉइड अननेसेसरी यूज, हेल्प प्रिवेंट द रिस्क rise of resistance bacteria and keep antibiotics effective for future generation. How bacteria became resistant to antibiotic, किस तरह से बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस होते हैं, ये ड्राइंग्स में आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, अ फ्यू माइक्रोब्स, यहाँ पर कुछ माइक्रोब्स हैं, ठीक है, यहाँ पर एक जो है वो आपको दिख रहा है, ये एंटीबायोटिक इसमें रेजिस्टेंस आ गया है, ठीक है, ये बाकी बैक्टीरिया से, इसमें एक में ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ गया है। अब व्हेन एंटीबायोटिक्स किल बैक्टीरिया कॉजिंग इलनेस, दे आल्सो किल्ड गुड बैक्टीरिया। अब ये जब आपने एंटीबायोटिक ली तो यहाँ पर क्या हो गया, गुड बैक्टीरिया भी साथ में ख़त्म हो गए, और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो था उससे वो दूसरी भी चीज़ें जो थी वो भी इस तरह से वो क्रिएट हो गए। जब इस तरह से क्रिएट हो गए और आपकी बॉडी में अब जो बैक्टीरियाज हैं वो सारे ही उस तरह के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उनमें सब में आ चुका है। सो ये देखिए, ये ड्राइंग में आपको समझ में आ रहा है। इन्होंने कहा आई नीड एंटीबायोटिक फॉर माई मदर, उन्होंने कहा मैं थ्रोट गला सूख रहा है या फीवर है उसके लिए एक एंटीबायोटिक दे दीजिए, उन्हें आसानी से मिल गई। अब यहाँ पर अब वही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आपका क्रिएट हो गया। यू मस्ट गेट अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर, आपको जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है आपको कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है ये बहुत बुरी तरह से पूरे फैल रहा है, पूरे इंडिया में फैल रहा है, पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। किस तरह से फैल रहा होता है ये देखिए ड्राइंग में। यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक्स दी गई ह्यूमन बॉडी में, इन्होंने पूरी तरह से लिया नहीं, उनमें एक बैक्टीरिया जो था वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ गया। अब धीरे से वो उनको वही बीमारी जो थी वो ज़्यादा सीरियस हो गई, वो हॉस्पिटल्स गए, जहाँ से ये हॉस्पिटल से फिर कहाँ पे आ गए, हॉस्पिटल से दूसरे जो पेशेंट थे उनके तरफ चले गए, फिर ये पेशेंट अपने आप ठीक होकर अपने घर गया, यहाँ पर उसके पूरे परिवार को ये हो गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो ये इस तरह से पूरे लोगों में ये धीरे धीरे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फैल रहा है। इसी तरह एनिमल के थ्रू यहाँ पर हमने कुछ एनिमल्स को दिया, एनिमल्स ने भी क्या किया, स्प्रेड थ्रू सॉइल इन अ क्रॉप फील्ड, यहाँ पर उन्होंने जो क्रॉप खाया या उनके जो मैन्योर बना उससे जो क्रॉप्स होंगी फिर या फिर उनके एनिमल प्रोडक्ट्स है, तो इस तरह से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है ये बुरी तरह से फैल रहा है। मिनरल्स फॉर मैनेजिंग इलनेस एंड प्रोमोटिंग रिकवरी एंड फोकस ऑन अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, तो आपको क्या करना है, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल पर फोकस करना है, बैलेंस डाइट लेना है। वाइल दीज सिस्टम्स कैन हेल्प विथ सम कंडीशंस आर यूजफुल फॉर एवरीडे वेलबींग, दे मे नॉट बी इफेक्टिव फॉर ऑल डिसीजेज एंड ऑल एट ऑल स्टेजेस। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं वैक्सीन या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इन सबको आपको बचने के लिए आपको एक हेल्दी लाइफ स्टाइल पर फोकस करना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए। Therapies for non-communicable disease focus on managing symptoms and improving quality of life through medications.
जो थेरेपीज़ आप लेते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए, वो क्या करते हैं, आपके सिम्टम्स को मैनेज करते हैं एंड इम्प्रूव करते हैं आपकी लाइफ की क्वालिटी के लिए मेडिकेशन के थ्रू, लाइफ स्टाइल चेंज, रेवोल्यूशन। सो आपको नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है वो पूरी तरह से तो ठीक नहीं हो पाती है कभी कभी, जैसे कि आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम हो गई है या आपको डायबिटीज़ हो गया है। तो ये जो थेरेपीज़ होती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए, सिर्फ सिम्टम्स को क्या करेगी, मैनेज करेगी, आपको उससे कम इफेक्ट हो, लाइफ स्टाइल चेंज करिए, रेवोल्यूशन में ले जाएंगे आपको, आपकी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाएंगे। अर्ली डायग्नोसिस एंड कंटिन्यूस केयर आर की टू कंट्रोल द डिसीज प्रोग्रेशन एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। जल्दी डायग्नोसिस हो जाए आपकी डिसीज, आपको किस तरह की बीमारी है, और उसकी कंटिन्यूसली जब आप केयर करेंगे तो आप डिसीज के जो प्रोग्रेशन है, उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है, उससे प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को। स्नैपशॉट्स, इसके जो शॉर्टकट्स हैं आपने जो अभी तक पढ़ा है, हेल्थ मीन्स कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिसीज। हेल्थ मीन्स होता है आप फिजिकली, मेंटली एंड सोशल सब तरह से सब बढ़िया है, सो वेलबींग है, सिर्फ डिसीज का अब्सेंटी, इसका मतलब ये नहीं कि आप गुड हेल्थ है आपकी। बीइंग हैप्पी हेल्प अस स्टे एक्टिव एंड हेल्थी, खुश रहिए, इससे आप हेल्दी भी रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे। गुड हेल्थ आल्सो इम्प्रूव अवर मूड, अच्छी हेल्थ हमारे मूड को भी इम्प्रूव करती है। अ डिसीज़ अफेक्ट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द बॉडी और माइंड, एक डिसीज़ जो है वो हमारी बॉडी और माइंड की नॉर्मल वर्किंग को इफेक्ट करती है। सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स जो कि आप फील कर रहे हैं, जैसे कि पेन और टायर्डनेस, और साइंस उसे कहेंगे जो कि आपको दिख रही है, आप मेजर कर सकते हैं, फीवर कितना है, रेसेस हैं। नॉट कम्युनिकेबल डिसीजेज लाइक डायबिटीज़ एंड हार्ट डिसीज आर कॉज्ड बाय लाइफस्टाइल। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ऐसी डिसीज जो कि एक दूसरे से स्प्रेड आउट नहीं होगी, जैसे कि डायबिटीज़ एंड हार्ट डिसीज, ये लाइफ स्टाइल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण होती है, ना कि जर्म्स के कारण। दे कैन ऑफन बी प्रिवेंटेड विथ हेल्दी हैबिट्स, इसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं हेल्दी हैबिट, लाइफ स्टाइल चेंज करके। इन्फेक्शस डिसीज आर कॉज्ड बाई पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरस और वॉर्म्स। इन्फेक्शन डिसीज जो होती है वो पैथोजेंस जैसे बैक्टीरिया, वायरस, वॉर्म्स के कारण होती है। आवर इम्यून सिस्टम हेल्प प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल पैथोजेंस, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हार्मफुल पैथोजेंस से हमको प्रोटेक्ट करता है। वैक्सीन ट्रेन द इम्यून सिस्टम यूजिंग डेड, वीकेंड और हार्मलेस पार्ट्स ऑफ अ ड्रम टू प्रिवेंट डिसीज। वैक्सीन हमारी इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है डेड या वीकेंड जो पैथोजेंस है हमारी बॉडी में इंजेक्ट कराए जाते हैं, जिसके कारण हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ट्रेंड हो जाता है उन पैथोजेंस से लड़ने के लिए। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजिंग एंड क्योरिंग डिसीजेज, जल्दी ही किसी बीमारी को पहचानना और उसके ट्रीटमेंट को शुरू कर देना, डायग्नोसिस करना और ट्रीटमेंट को शुरू कर देना उस डिसीज़ को क्योर करने के लिए, मैनेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आज हमारा लेसन ख़त्म हो रहा है। आपको अगर कोई भी डाउट हो रहा है या कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया है, इसमें हार्ड लग रहा है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।